सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व मंत्री को कहा रावण, कहा बुढ़ापे में सच बोलना नहीं सीखा तो वध करना पड़ेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कांग्रेस एमएलए पर दर्ज होगी एफआईआर। राष्ट्रीय गौरवमान निवारण अधिनियम में होगा मामला दर्ज। सरकार ने कर्मचारियों का 8% महंगाई भत्ता बढ़ाया, अक्टूबर के वेतन में मिलेगा। मध्य प्रदेश के, मेरे प्रदेश के कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी हैं। कोविड काल में हमारे प्रदेश के कर्मचारियों ने जो सेवा दी है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो अभिनंदनीय है। कोविड की 2 लहरों के कारण एक तरफ जहां हमारे राजस्व की आय में भारी कमी आई, क्योंकि जानते हैं आप कि 2 लहरों के कारण 8 महीने लगभग सभी व्यापार और उद्योग ठप जैसे रहे। एक तरफ खजाने में पैसा नहीं बचा, दूसरी तरफ कोविड के इलाज के लिए भारी धनराशि हमें खर्च करनी पड़ी। इसलिए कुछ दिन हमने वेतन वृद्धि का करने का जो फैसला था उसको स्थगित रखा था और महंगाई भत्ता भी हम नहीं बढ़ा पाए थे। अब हमने ये फैसला किया है कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वेतन वृद्धि का फैसला भी हमने स्थगित किया था। अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा, शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। मैं अपने सभी कर्मचारी भाई और बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। सरकार ने सदैव उनका ध्यान रखा है, आगे भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अपने शीशे को साफ करवा लो जरा, सुबह सुबह देख लिया करो। एक शर्मा करके यहाँ कोई विधायक है, अरे बुढ़ापा आ गया उसका, लेकिन सच बोलना अभी तक नहीं सीखा। मैं कहती हूँ बुढ़ापे में तो आदमी सुधर जाए, और ब्राह्मण कुल में यदि उसने जन्म ले लिया है तो ब्राह्मण बने रहो, रावण मत बनो। और रावण बनोगे तो क्या करेंगे प्रभु राम जी? मजबूरी हो जाएगी। महिला का अनादर करोगे, अपमान करोगे तो सीता मैया को लाने के लिए प्रभु राम जी को उस रावण का वध करना ही पड़ेगा। इसलिए न्याय नारी शक्ति को मिलेगा। ये तुम्हारे प्रपंच करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम प्रपंच करके थोड़ी देर की शान शौकत दिखा लोगे, पर यथार्थ ये होता है कि जो जस करही तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, ये सुनिश्चित है। और इसलिए कह रहे हैं सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो नारी शक्ति का अपमान करने के और नारी शक्ति को बदनाम करने के लिए तुम्हें दंड कुदरत ही देगी, ये प्रकृति ही देगी, जीने लायक नहीं छोड़ेगी। शिव जी का लेना चाहिए, उनके तमाम रूपों का लेना चाहिए, पर हमारा मुख शुद्ध तभी होता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन विधर्मियों का नाम कभी नहीं लेना, और इसलिए वो विधर्मियों का नाम ही नहीं लेते।
मैंने अभी एक ही बात कही कि जो काले मन का व्यक्ति होता है वो अगर परिक्रमा कर ले नर्मदा मैया की और उसका मन साफ नहीं हुआ तो आप बताइए कि दोष किसका, नर्मदा मैया का या काले मन के व्यक्ति का? निश्चित रूप से काले व्यक्ति के मन का हुआ ना हुआ तो हाथ उठा लीजिए। और इसलिए हमने कहा कि अगर परिक्रमा कर लो तो जरा मन को भी काले से जरा सफेद कर लो, साफ कर लो, उसको धो लो जरा नर्मदा मैया के जल में। तो काले मन के लोगों को बुरा लग गया और उन्होंने अग्नि से अग्नि को जलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनका पुतला जला देंगे। किसका जला देंगे? साध्वी प्रज्ञा सिंह का पुतला जलाना शुरू कर दिया। पहले तुमने जेल में डलवाया षड्यंत्र करके, फिर उसके बाद एक सन्यासी को इतनी बुरी तरह से प्रताड़नाएं दी, तुमने तोड़ दिया, लेकिन वो भी प्रयास कर लिया, उसका मन नहीं तोड़ पाए, क्योंकि सन्यासी का मन तोड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि राष्ट्रभक्त का मन तो कभी तोड़ ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात ही नहीं है। और इसलिए हम बार बार कहेंगे कि अभी भी सुधर जाओ। काले मन को परिक्रमा की है, अच्छा किया है। हम नर्मदा मैया के पुजारी हो सकते हैं, साधु सन्यासी पुजारी होते हैं ना, हाथ तो हाथ उठाइए और बोलो नर्मदा मैया की। रखेगा, प्यार से रखेगा और आपको अपना स्वीकार कर लेगा, क्योंकि लड़की जब ससुराल में जाती तो अपना छोड़ती है और अपनों को स्वीकार करती है। बड़ा कठिन होता है। मैं भी यहाँ पूर्णकालिक थी, पूरा अपना समय देकर के काम करती थी, घर छोड़ के आई थी भोपाल में। 1992 की बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं भोपाल में ही रही। फिर कांग्रेसियों ने 9 साल जेल में भी भेज दिया मुझे, तो 9 साल हम वहां भी रहे। तो कांग्रेसियों ने तो एक बड़ा काम कर दिया कि धर्म को पराजित करने के लिए उन्होंने भगवा को ही आरोपित कर दिया। किसी और को करते तो शायद ऐसा नहीं होता, परंतु भगवा को अपमानित करने के लिए कई जन्म भी पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि वो भगवा सन्यासी धारण करता है, क्योंकि वो भगवा सूर्य भगवान धारण करते हैं, क्योंकि उनका रंग भगवा होता है। और जो हम ज्योति जलाते हैं माता रानी के सामने, उस अग्नि का रंग भी भगवा होता है। और इसलिए आपके वो हमारी जो बहन है ना प्रियंका जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार यहाँ पर जो बिटिया है जिसके पास 7 कांग्रेस के विधायक जी ने ये कृत्य किया है, जैसा वो कहती है, उत्तर प्रदेश में घड़ियालू आंसू बंद करके वहां पर जो कांग्रेस के चमीटे से राजनीतिक रोटियां सेकने की आप कोशिश कर रही हैं, इस पीड़ित बिटिया से तो मिल लो। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं प्रियंका जी, यहां कोई नहीं रोकेगा आपको, पूरी सुरक्षा हम देंगे, पर एक बार बिटिया से तो मिलो, पूरे आपके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। अगर वास्तव में आप नारियों की हितैषी हो तो इस पीड़ित बिटिया से मिलो और उसकी पीड़ा को समझो। बलात्कार के पैरोकार जो आपके दोनों नेता हैं, जो कह रहे हैं कि उस बलात्कारी जिसके ऊपर ये रिपोर्ट हुई है, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने आदरणीय तनखा जी को फोन किया था केस को लड़ने के लिए, और उनको भी समझाओ जरा, तब तो नारी का सम्मान है, अन्यथा घड़ियालू आंसू बहाना बंद करो उत्तर प्रदेश में। पीड़ादायी प्रसंग है, ये कांग्रेस को क्या हो गया है समझ नहीं आ रहा। और मैंने अभी डीजी साहब को कहा है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत इन विधायक जी पर कार्रवाई करें। प्रिवेंशन ऑफ इंसेंट टू नेशनल एवर एक्ट के तहत विधायक जी पर कार्रवाई होगी।
और इस तरह से संविधान का अपमान करने का, जो बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, अगर उसको जलाने की कोई भी बात करेगा तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बाबा साहब के प्रति और संविधान के प्रति हमारी पूरी आस्था है। विधायक जी को आस्था नहीं है तो इसके लिए उन पर कार्रवाई होगी। भगवान नाम बोलो। ये है सर उमेश कुमार, अनिकेत कुमार, मुस्कान कुमार, रीना बाई। उधर देखिए। बहुत बधाई आपको। आपके माध्यम से मोदी जी को, अमित शाह जी को भी बहुत बधाई। जो पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने का है, विनोद छाबड़िया, मुकेश कुमार धारानी, उमेश थारानी, अनिकेत कुमार, कुमारी मुस्कान और रीवा कुमारी, ये अब भोपाल में अभी तक कुल 178 नागरिकों को कलेक्टर कार्यालय के द्वारा ये भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। सभी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन शामिल हैं। 7 नागरिकों को आज दी जा रही है। इस प्रकार कुल 185 को यह नागरिकता हमने अभी प्रदान की है। आइए, जनजाति से जुड़ी बात हो, एससी से जुड़ी बात हो, आप कांग्रेस का सवाल देखो, क्या वो नहीं चाहते? कहे ना कि हम नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाइयों को 1 रुपया किलो गेहूं मिले, घर घर गेहूं मिले, आपका राशन आपके द्वार योजना चालू हो। अरे भाई, चुनाव की बात है, हमने चुनाव में कह दिया कि उन विकास खंडों में ये योजना चुनाव तक लागू नहीं होगी। लेकिन चाहे संबल की योजना हो, चाहे जनजाति भाइयों को पट्टे देने की योजना हो, चाहे 1 रुपया किलो गेहूं, कांग्रेस को प्रसव वेदना होती है। ये देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। कांग्रेस के विधायक सर जीतन राम मांझी ने भगवान राम पे बयान दिया है, विवादित बयान है, जिसमें उन्होंने काल्पनिक बताया भगवान राम को। देखो, ये कांग्रेस के लोगों की मानसिकता इस तरह की होती है, उनकी विचारधारा से प्रभावित जो भी लोग होते हो। आपको ध्यान होगा तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की कांग्रेस की उस समय की तत्कालीन मनमोहन जी की सरकार ने, जब राम सेतु का विषय आया था, तब कहा था कि राम काल्पनिक है, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, न राम सेतु है। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने कह दिया कि हाँ राम सेतु है, तो सबने मान लिया। राम के प्रति इनके ये भाव सदैव से इस तरह के रहे हैं। आदरणीय मांझी जी, आपकी समाज तो मागी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, पूरी की पूरी ऐसा कोई समाज में उनके में घर ही नहीं है जहाँ रामलाल, राम भरोसे, रामदीन, जहाँ राम से जुड़ा नाम ना हो। पता नहीं उन्होंने ऐसा कैसे कहा और किस संदर्भ में कहा। कल पूरे देश अरुण भैया, आप भी क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की तरह कभी आइटम, कभी टंचमाल बोलेंगे? अब क्या है, दरअसल पीड़ा है अरुण यादव जी की। अब 75 वर्षीय कमलनाथ जी को तो वो कह नहीं पा रहे कुछ, इसलिए प्रियंका बहन से छोटी उम्र में श्रद्धेय स्मृति ईरानी के बारे में ये शब्द बोले। अरुण भाई, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, आपका दर्द भी समझता हूं, पर दर्द की अभिव्यक्ति ऐसे मत करो। कांग्रेस
कोरोना के विरुद्ध जंग में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 100 करोड़ टीकाकरण की एक नई सफलता आज भारत ने हासिल करके पूरे विश्व को ये दिखाया है कि कोरोना की जंग के विरुद्ध भारत देश का नहीं केवल लेकिन विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर हम सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं और उसी के साथ साथ हमारे सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, कोविड के सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, हमारे औद्योग के क्षेत्र जहां देश में 2-2 वैक्सीन्स आज उत्पादक हो रहे हैं, इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। देश की जनता की जान की सुरक्षा, उनके जीवन यापन की सुरक्षा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता सदैव रही है। एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। सेवा ही संगठन के आधार पर एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने तन मन लगाकर भारत ने नया इतिहास इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर बनाया है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करके हमने जो इतिहास बनाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, वैज्ञानिकों की मेहनत और हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और प्रशासन, शासन के काम करने वाले लोग और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत की वैक्सीनेशन कराने में, इसलिए आज इस इतिहास में भारत के अंदर जो एक नया कीर्तिमान बनाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे हेल्थ में काम करने वाले सभी उन लोगों को, जो स्वयंसेवक संस्थाएं काम कर रही हैं उनको, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं।